नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। चीनी लोक कथा चितकबरा जूता। चोंगची बहुत रईस आदमी था। उसने अपने लिए अपार दौलत जमा कर रखी थी। उसकी पत्नी उसे लाख समझाती थी कि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं, परंतु वह मानता ही नहीं था। चांगची इतना कंजूस था कि कपड़े फट जाने पर उन्हीं पर पैबंद लगवा कर पहनता रहता था। यही हाल उसके जूतों का था। उसने वर्षों से अपने लिए जूते नहीं खरीदे थे। उसमें जगह जगह छेद होकर पैबंद लग चुके थे। सर्दियों में वह गर्मी पाने के लिए गोबर की भाप में सेकता था। घर में यूं तो नौकर चाकर भी थे, परंतु वे भी उसकी कंजूसी से परेशान होकर जल्दी ही भाग जाते थे। एक दिन चोंगची एक गली से गुजर रहा था। वहां बच्चे गली में खेल रहे थे। चोंगची जब उधर से निकला तो उसका एक पैर नाली में चला गया। उसने पैर निकाला तो देखा कि उसका जूता फट गया था। पंजे के पास से तल्ला अलग होकर उसका पैर दिखाई दे रहा था। बच्चों ने चांगची को उसके घर पहुंचने में सहायता की और वह अपने घर पहुंच गया। अगले दिन चोंगची मोची के पास जूते ठीक करवाने पहुंचा तो मोची ने बताया, सेठ जी, ये जूते बहुत पुराने हो चुके हैं, अतः इन्हें जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। परंतु चोंगची ने जिद करके उन्हीं जूतों को ठीक करवा लिया। एक सप्ताह बाद वह फिर उसी गली से गुजरा जहां बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की निगाह चोंगची के जूतों पर पड़ी। वह एक बच्चे के कान में फुसफुसाया, जरा इसके जूते तो देखो। सभी बच्चे हंसकर चोंगची के जूते को देखने लगे। चोंगची चिढ़ गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। बच्चों को इसमें बहुत आनंद आया। सही बड़ी नटखट लड़की थी। वह चिल्ला कर बोली, वाह क्या चितकबरे जूते हैं। सारे बच्चे एक स्वर में बोले, क्या चितकबरे जूते हैं। चोंगची सुनकर चिढ़ते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद जब भी चोंगची उधर से गुजरता, बच्चे चिल्ला कर कहते, चितकबरे जूते। धीरे धीरे चोंगची की चिढ़ बन गई। चितकबरे जूते। वो जहां कहीं भी जाता कोई ना कोई जरूर आवाज लगाकर कहता, चितकबरे जूते, और चोंगची चिढ़ जाता। घर पर उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि अब इन जूतों को फेंक कर नए जूते खरीद लो, परंतु चोंगची ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गई तो वह अपने जूतों से सचमुच परेशान हो गया। उसने निश्चय किया वह इन जूतों को किसी भिखारी को दान में दे देगा। अतः वह सुबह उठकर शहर को गया और लौटते वक्त एक भिखारी को अपने जूते दे आया। भिखारी जूते पाकर बहुत खुश हुआ क्योंकि सर्दी का मौसम था, परंतु सेठ के जाने के बाद जब उसने जूतों को देखा तो उन पर बहुत सारे पैबंद देखकर उसे हैरानी हुई। फिर सड़क के किनारे बैठकर वह उन जूतों को पहनने का प्रयास करने लगा। उसी समय उधर से पुलिस का एक सिपाही निकला। उसने भिखारी को जूतों को उलटते पलटते देखा तो उसे शक हुआ कि भिखारी कहीं से जूता चुरा कर लाया है। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया तो जूतों को देखते ही पहचान गया कि ये जूते चोंगची के हैं। वह भिखारी से बोला, तूने जूते चोरी किए हैं, अतः तुझे थाने चलना पड़ेगा। भिखारी बोला, साहब, मैं यह जूते चुरा कर नहीं लाया, एक सेठ जी मुझे अभी देकर गए हैं। परंतु सिपाही बोला, जिस सेठ के ये जूते हैं वह कंजूस सेठ तुझे जूते दे ही नहीं सकता, उसे ये जूते बहुत प्रिय हैं। तू झूठ बोलता है। मैं थाने में चलकर ही तय करूंगा कि तुझे क्या सजा दी जाए। सिपाही भिखारी को लेकर थाने में चला गया और चोंगची को बुलावा भेजा। चोंगची थाने के बुलावे को सुनकर भौचक्का रह गया और सोचने लगा कि मेरा वहां क्या काम हो सकता है। चोंगची थाने पहुंच गया तो अपने पुराने जूतों को वहां रखे देख उसे बहुत हैरानी हुई। भिखारी को जेल में डाल दिया गया था। चोंगची ने यह कहने की कोशिश की कि भिखारी ने चोरी नहीं की है, परंतु सिपाहियों ने बिना सुने सेठ को उसके चितकबरे जूते वापस दे दिए। चोंगची बहुत दुखी मन से जूते वापस ले आया और उनसे छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मेरी बात मानो तो जूते को कूड़ेदान में फेंक दो। चोंगची को यह विचार जच गया और उसने अपने घर के कूड़े के साथ जूते कूड़ेदान में फेंक दिए। 2 दिन तक जब जूतों की कोई खबर नहीं मिली तो चोंगची जूतों की तरफ से निश्चिंत हो गया। परंतु तीसरे दिन सुबह घर की घंटी बजी। दरवाजे पर एक सफाई कर्मी खड़ा था। वह बोला,
सेठ जी, मैं आपसे इनाम लेने आया हूँ। सेठ ने खुश होकर कहा, किस बात का इनाम मांग रहे हो, पहले या तो बताओ। सफाई कर्मचारी ने पीछे से जूते निकालते हुए कहा, किसी नौकर या चोर ने आपके चितकबरे जूते कूड़ेदान में छिपा दिए थे। आज मैंने सफाई की तो सोचा आपके जूते आपको वापस कर दूं तो मुझे इनाम मिलेगा, इसलिए आपके घर चला आया। चोंगची की इच्छा हुई कि वह बहुत जोर से चीखे और क्रोध से डांट कर भगा दे, परंतु वह बड़ा सेठ होने के नाते ऐसा नहीं कर सका। चुपचाप जूते रखकर कर्मचारी को वहां से भगा दिया। अब चांगची का किसी काम में मन नहीं लगता था। वह हरदम उन जूतों से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इन जूतों को नदी में फेंक दूं। पानी के बहाव के साथ जूते कहीं दूर चले जाएंगे। फिर उसने एक पुल पर खड़े होकर उन जूतों को नदी में फेंक दिया और चुपचाप घर की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर में कुछ बच्चे उसके पास भागते हुए आए और बोले, अंकल, आपके चितकबरे जूते किसी ने नदी में फेंक दिए। हम नदी में नहा रहे थे, तभी हमने इन जूतों को किसी को ऊपर से फेंकते देखा। हमने पानी में तुरंत आपके चितकबरे जूते पहचान लिए। ये लीजिए अपने जूते। अब चांगची क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। उसे जूते से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सारा दिन घर में ही बिताने लगा। उसका व्यापार में भी मन न लगता था। इस कारण उसका व्यापार मंदा होता जा रहा था। एक दिन सुबह वह नगर की सीमा पर पहुंच गया और नगर से बाहर जाने वाले एक यात्री से प्रार्थना की, भाई, ये जूते चाहे तो आप ले लें, अन्यथा आप नगर से बाहर जा रहे हैं तो इन्हें अपने साथ ले जाएं, वहां किसी जरूरतमंद को दे देना। अजनबी व्यक्ति सेठ की तरफ हैरानी से देख रहा था कि कोई व्यक्ति अपने जूते शहर से बाहर क्यों भेजना चाहता है। फिर उसने सेठ की परेशानी समझकर जूतों को एक थैले में डाल लिया। सेठ वापस आ गया, परंतु अगले दिन नगर के राजा ने चांगची को बुलाने भेजा तो चांगची बहुत हैरान परेशान हो गया। वो वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि एक परदेसी उसके चितकबरे जूते चुराकर नगर की सीमा के बाहर ले जा रहा था, अतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चांगची रोने और गिड़गिड़ाने लगा। राजा को कुछ समझ में न आया कि जूते मिल जाने पर वह रो क्यों रहा है। राजा ने पूछा, चांगची, तुम इतने सेठ हो और तुम्हारे ये प्रसिद्ध चितकबरे जूते तुम्हें मिल गए, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो? चांगची ने रोते रोते राजा को जूते और कंजूसी की सारी कहानी सुना दी। साथ ही यह भी बता दिया कि लोगों ने उसकी चिढ़ चितकबरे जूते बना दी है। राजा ने कहा, ठीक है, हम इन चितकबरे जूतों को शाही संग्रहालय में रख देते हैं ताकि जब लोग तुम्हारे जूते देखें तो तुम्हारी कंजूसी को याद करें। तुम्हें इन चितकबरे जूतों से मुक्ति मिल चुकी है, तुम यहाँ से खुशी से जा सकते हो। चांगची को इतनी राहत तो अवश्य मिल गई कि अब वे चितकबरे जूते उसके पास वापस नहीं आएंगे, परंतु अब यह सोचकर परेशान था कि शाही संग्रहालय में जूतों को रखने से लोग उन जूतों को कभी नहीं भूल सकेंगे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं चीनी लोक कथा चांगी और मांगी। एक बार एक गांव में दो भाई रहा करते थे। उनका नाम था चांगी और मांगी। कहने को तो वो दोनों सगे भाई थे, परंतु उनकी आदत एक दूसरे के विपरीत थी। चांगी बहुत उदार और नेक दिल था। वह अपने बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करता था। उसने खूब मेहनत करके अपार धन कमाया था। उसके यहाँ अनेक नौकर चाकर थे। वह अपने नौकरों के प्रति बहुत दयावान था। उनकी परेशानी में उनकी सहायता करता था। इस कारण उसके नौकर उसे दिल से प्यार करते थे। इसके विपरीत मांगी क्रूर स्वभाव का था। उसमें दया और प्रेम की भावना लेस मात्र भी नहीं थी। वह अकड़ू और कठोर इंसान था, परंतु व्यापार के मामले में किस्मत ने उसका साथ दिया था। इस कारण उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। उसके यहाँ नौकर तो बहुत थे, परंतु कोई अंदर से खुश नहीं था। मांगी अपने नौकरों से सुबह से शाम तक काम करवाता, परंतु तनख्वाह बहुत कम देता था। बीमार होने पर भी उन्हें छुट्टी नहीं देता था। यदि किसी नौकर के परिवार में कोई बीमार हो अथवा कोई परेशानी हो, मांगी उसकी कोई भी सहायता करने से इनकार कर देता था।
कई बार दुखी होकर कुछ नौकर मांगी का काम छोड़ने की सोचते थे, परंतु अपने मालिक के साथ नमक हरामी करना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम जब तक जिंदा रहेंगे मालिक की सेवा करते रहेंगे। मालिक चाहे जैसा भी हो, वह हमारा अन्नदाता होता है, उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। इसी कारण कोई भी नौकर उसके यहाँ दुख सहते हुए भी नौकरी छोड़कर नहीं जाता था। चांगी यह देखकर मन ही मन बहुत दुखी होता था कि मांगी के सारे नौकर इतना कष्ट पा रहे हैं। चांगी ने अपने भाई को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु वह कुछ समझता ही नहीं था। धीरे धीरे मांगी का व्यापार चौपट होता जा रहा था। उसके बुरे व्यवहार व रूखी भाषा के कारण सभी लोग उससे व्यापार करने में कतराने लगे थे। एक दिन चांगी ने मांगी से कहा, भाई, ईश्वर का दिया हम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी तुम अपने नौकरों से इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो? मांगी थोड़ा क्रोधित होते हुए बोला, मैं तो किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता, तुम यूं ही मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? चांगी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे नौकर बहुत दुखी हैं। यदि तुम अपने नौकरों को ठीक तनख्वाह देकर मीठा व्यवहार नहीं कर सकते तो तुम किसी और शहर में जाकर अपना व्यापार शुरू कर दो। मुझसे अपनी आंखों के सामने ऐसा व्यवहार देखा नहीं जाता। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे नौकरों को अपने पास रख लूंगा। यह सुनकर मांगी ने अपने भाई को बहुत भला बुरा कहा और चांगी चुपचाप वहां से चला गया। चांगी अपने भाई को सुधारने के लिए कोई उपाय सोचने लगा। एक दिन वह विचारों में खोया था, तभी उसका पुराना नौकर उसके पास आया और बोला, मालिक, मैं जानता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। नौकर की बात सुनकर चांगी का ध्यान भंग हो गया। वो बोला, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? नौकर ने कहा, मैं चाहे जो करूं, पर उससे मांगी साहब जरूर सुधर जाएंगे या फिर शहर छोड़कर चले जाएंगे। चांगी बोला, क्या तुम जानते हो कि यह कितनी मुसीबत का काम है? नौकर ने जवाब दिया, हाँ मालिक, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। इसके पश्चात बूढ़े नौकर ने अपनी योजना अनुसार रात्रि में मांगी के घर में प्रवेश पा लिया और जब मांगी चैन से गहरी नींद सो गया तो उसने धीरे से मांगी का कंबल उतारा और खिड़की के रास्ते भाग गया। सुबह को मांगी उठा तो उसे बहुत तेज सर्दी लग रही थी। उसने ढूंढा परंतु उसका कंबल कहीं नहीं मिला। उसे क्रोध आ गया। फिर जब वह दिन में अपने व्यापार पर गया तो वहां एक पैकेट पड़ा पाया। मांगी ने पैकेट खोला तो उसका कंबल वहां रखा था। उस पर एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, अपने लोगों से व्यवहार सुधार लो वरना छोड़ूंगा नहीं। मांगी को लगा कि जरूर यह उसके नौकरों की चाल है। अगले दिन वह अपने कमरे के भीतर सोया, परंतु जब सुबह उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसका तकिया गायब है। उसे बड़ा क्रोध आने लगा। उसने नौकरों को अच्छी खासी डांट पिलाई, परंतु नौकर शिष्टाचार बस माफी मांगते रहे और कुछ न बोले। वह व्यापार को जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी कोई उसके दरवाजे पर एक बड़ा पैकेट छोड़ गया। उसने देखा कि उसके सारे नौकर उसके सामने ही खड़े थे। उसने धड़कते दिल से पैकेट खोला तो देखा कि उसमें उसका तकिया रखा था जिस पर एक पर्ची लगी थी। पर्ची पर लिखा था, अपना व्यवहार बदल लो वरना। मांगी डर गया। अगले दिन वह रात्रि होने पर बहुत देर तक जागता रहा ताकि वह तकिया कंबल ले जाने वाले को पकड़ सके, परंतु आधी रात तक कोई नहीं आया। वह बैठा इंतजार करता रहा कि न जाने कब उसे नींद आ गई। मांगी सुबह को उठा तो उसने देखा कि उसका बिस्तर सही सलामत है। वह बहुत खुश हुआ। तभी उसको देखकर उसका एक नौकर हंसने लगा। उसे बड़ा क्रोध आया। उसके बाद जो भी उसे मिलता उसे देखकर हंसने लगता। मांगी को कुछ भी समझ में न आया। कुछ देर बाद जब वह शीशे के सामने गया तो उसे हकीकत मालूम हुई। मांगी डर के मारे थरथर कांपने लगा। कोई उसकी एक मूंछ व सिर के आधे बाल काट कर ले गया था। मांगी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लगने लगा कि यदि कोई उसकी मूंछ काट सकता है तो कल की उसकी गर्दन भी काट सकता है। उसने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, मेरा सारा सामान बांध दो, मैं दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। नौकर कुछ समझ ही ना सके।
मांगी सिर पर टोपी लगाकर वह दूसरी मूंछ पूरी तरह साफ करके अपने व्यापार के लिए चल दिया, ताकि अपना व्यापार बंद करके कहीं और जाने का इंतजाम कर सके। रास्ते में उसे चांगी मिला। वह चांगी से नजरें चुराने लगा। बिना मूंछों के उसकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी। चांगी ने उसे रोक लिया और पूछा, तुम इतने घबराए हुए कहाँ जा रहे हो? मांगी बोला, भाई तुम ठीक कहते थे, मैंने भी अब निर्णय कर लिया है कि मैं अपना व्यापार दूसरे शहर में जाकर करूँगा। चांगी ने बहुत पूछा, तब उसने सारी घटना बता दी। मांगी को अपने बुरे व्यवहार के लिए पश्चाताप था। चांगी ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास है कि अब तुम अपने नौकरों व अन्य लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करोगे, तो मेरी प्रार्थना है कि तुम यहीं रहो। मांगी अपने भाई की बात मानकर वहीं रहने लगा। अब चांगी, मांगी व उनके सभी नौकर बहुत खुश थे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं चीनी लोक कथा चिड़ियों की परी। कहते हैं कि चीन के उत्तर में चिड़ियों की एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने का और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़िया की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वह किसी के हाथ नहीं लगी थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमारों से लेकर छोटे छोटे मंत्री गणों तक ने समय समय पर अपना अपना भाग्य आजमाया था। उन्होंने देश विदेश के एक से एक अनुभवी बहेलियों को उधर भेजा, अथवा वे स्वयं उसे पकड़ने गए थे, पर इस प्रयत्न में किसी को सफलता नहीं मिली थी। वह चिड़िया हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती थी और बड़े मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अभियान में कई वर्षों तक लोग उधर आते जाते रहते थे, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई थी, जिससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता था। जब इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्धि एक तरखान बादशाह के कानों में पहुंची, तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, वो चिड़िया बड़ी होशियार मालूम होती है। वह लोगों की पकड़ से आज तक बची हुई है, परंतु मेरे हाथ से वह कैसे निकलेगी? मैं किसी न किसी तरह उसे अवश्य पकड़ूंगा। इतना कहकर वह उसकी खोज में निकल पड़ा। एक तरखान चलते चलते उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने घनी पत्तियों वाले उस विशाल चीड़ के पेड़ को भी खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया ने एक तरखान को पास आते हुए देखा, परंतु वह उससे न डरी और न वहां से भागी ही। वह अपनी जगह पर चैन से बैठे बैठे मधुर गीत सुनाती रही। एक तरखान उसकी तान सुनकर हर्ष और आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। उसे पिंजड़े में लेकर खुशी खुशी वह अपने घर की ओर चल दिया। उस पहाड़ी के ऊपर खाबड़ रास्ते से वह चला जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने एक तरखान से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया है, किंतु मुझे यह वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो उसे रास्ते भर मेरे साथ बातें करने जाना चाहिए और किसी भी हालत में आह नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि उसके चुप होते ही अथवा आह भरते ही मैं उड़ जाऊंगी। इसलिए हम में से किसी को हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते ही रहना चाहिए। एक तरखान ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक ही है, तुम ही कुछ कहो ना, बातें करते हुए रास्ता जल्दी ही कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्होंने एक टूटी हुई बैलगाड़ी देखी। उसमें सोना चांदी भरा पड़ा था। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ीवान ने शिकारी से आग्रह किया, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ कर लाना है जो मेरी गाड़ी के पहियों की मरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? बेशक, बड़ी खुशी के साथ शिकारी ने जवाब दिया। गाड़ीवान बहुत प्रसन्न हुआ और वह पहाड़ी रास्ते से गांव की ओर चला गया। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, पर गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमजोर हो गई हैं, वह सवेरे से कुछ खा पाई होगी या नहीं। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा, तू यहीं ठहर और चारों ओर देख, जब तक गाड़ीवान नहीं लौटे यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूँ। आदेश देकर वह घर चला गया।
कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई ग्रामों की खाक छान मारी। तब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया है, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया। वह स्वामी भक्त कुत्ता चांदी की छड़ों को लेकर जब घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया, तब उसे देखकर शिकारी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ा था, उल्टे तूने उसकी चांदी की छड़ों को चुराया है। इतना कहकर शिकारी ने डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि वह मर गया। एक तरखान से रहा न गया। उसने आह भरते हुए कहा, कितना बड़ा बेवकूफ था वह शिकारी, उसने ऐसे भक्त कुत्ते की जान ले ली। अच्छा तो तुमने आह भर दी। इतना कहकर चिड़ियों की परी उड़ गई। भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूँ। एक तरखान ने अपने आप को दोषी ठहराया। वह जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर मुड़ पड़ा। दूसरी बार भी उसी पुराने चीड़ के पेड़ पर से उसने चिड़िया को पकड़ा। लौटते समय रास्ते में चिड़िया ने एक अन्य कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत दिन हुए, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वह कुएं से पानी लाने गई। उसका नन्हा सा बालक पालकी में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली का भार सौंपा और कुएं की ओर चली गई। बिल्ली पालकी के अगल बगल में घूमकर मक्खियों और मच्छरों को भगा रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे को काटने के लिए लपका। बिल्ली गुर्राती हुई उसे पकड़ने लगी। जब तक वह उसके पीछे भाग रही थी, तब तक एक दूसरा चूहा बिल से निकला और सोते हुए बालक के कान को काट खाया। उसकी पीड़ा से बालक जोर से चिल्लाया। बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते देखते दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे अंदर घुसेड़ दिया। इसके बाद वह बालक के सिराने बैठकर उसके लूलुहान कान को जीभ से चाट चाट कर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में औरत पानी लेकर लौटी। उसने बिल्ली को बालक का कान चाटते हुए देखा तो वह गुस्से में आ गई। वह बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्ट ने तो उल्टे उसके कान ही काट खाया है। यह कहते कहते वह बिल्ली पर टूट पड़ी और उसे मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर बाद जब उसकी नजर दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पर पड़ी, जिसके मुंह में बालक के कान का टुकड़ा पड़ा था, तो वह पश्चाताप करती हुई बोली, मैंने इस आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर बड़ी भारी गलती की है। यह सुनते ही एक तरखान पुनः आ भरते हुए चिल्लाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस बार भी वह अजीब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार एक तरखान को तीसरी बार भी उत्तर की ओर जाना पड़ा। उसने चिड़िया को उसी चीड़ के पेड़ पर से पकड़ा। उसे लेकर वह उसी जानी पहचानी पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़ियों की परी ने उसे एक मनोरंजक कहानी सुनानी आरंभ की। एक बार बहुत भीषण सूखा पड़ा। वर्षा न होने से घास पात तो सूख ही गए, साथ ही साथ नदी नाले भी सूख गए और जगह जगह पर जमीनें दरारें देने लगी। भूख प्यास से बचने के लिए अरावी नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। झुलसने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास से उसका कंठ सूखने लगा, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस हालत में वह कुछ और आगे गया कि प्यास के मारे वह बेहोशी की हालत में आ गया। पास में एक चट्टान थी। वह उसी के नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक टप 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 की ध्वनि उसके कानों में आई। उसने उधर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उससे कुछ ही दूर पर चट्टान के दर्रे से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह तुरंत अपने कठोते में पानी की बूंदों को एकत्र करने लगा। जब उसके काठ का बर्तन पानी से भर गया, तब उसने उसे मुंह में लगाया ही था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपने चोंच से कठौते को झटका देकर सारे का सारा पानी उड़ेल दिया। अब तो अरावी क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवा,
तुमने स्वर्ग का दिया हुआ मेरा पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने में कौवे को जान से मार दिया। कौवा कुछ ही दूर जाकर झाड़ियों में गिरा, लेकिन कौवा जहां गिरकर मरा था उससे कुछ ही दूर पर एक बड़ी चट्टान की जड़ से पानी का एक सोता बह रहा था। प्यासे अरावी ने उस सोते का पानी जी भर कर पिया, परंतु वहां से जाने के पहले वह अपनी गठरी लेने के लिए पुनः उस स्थान पर आया जहां वह बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए उसका मन शांत हो गया था। गठरी उठाते उठाते उसकी नजर एकाएक उस चट्टान के ऊपर उस दरार पर पड़ी जहां से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने जो दृश्य देखा उसे देखता ही रह गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, ओह, मैंने करीब करीब विष पी ही लिया होता, परंतु उस बेचारे ने मेरी जान बचा ली। उसका बड़ा आभार मानता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बेचारा कौवा, अपनी जान देकर उसने दूसरे को जीवन दान दिया था। एक तरखान ने आह भरते हुए चिड़ियों की परी से कहा, आपने फिर आह भर दी। अच्छा, अब मैं चली। इतना कहकर वह विचित्र चिड़िया तीसरी बार उत्तर की ओर उड़ गई। ओह, मैं हारा। सचमुच इस अजीब सी चिड़ियों की परी को पकड़कर बंदी बनाना आसान काम नहीं है। यह कहते हुए एक तरखान खाली हाथ अपने महल को लौट पड़ा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चीनी लोक कथा सुनहरी बांसुरी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। बहुत पुरानी बात है। चीन के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वह अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उसके पिता का देहांत हो गया था। माँ अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। लड़की को लाल रंग बहुत पसंद था, इसलिए सब उसे सिंदूरी कहकर पुकारते थे। सिंदूरी बहुत सुंदर थी। थोड़ी बड़ी होने पर वह अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन माँ बेटी खेत में हल चला रही थी कि तभी तेज आंधी आई। आंधी में एक ड्रैगन आसमान से उड़ता हुआ आया और सिंदूरी को लेकर उड़ गया। माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए दूर तक दौड़ी, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। अपनी बेटी को खोकर माँ पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। अपनी बेटी की चिंता में उसके बाल सफेद हो गए, चेहरा झुर्रियों से भर गया। एक दिन वह अपनी बेटी को याद करते हुए जंगल की ओर जा रही थी। वहीं लाल सरस फल के पेड़ में उसका कपड़ा फंस गया। उसने अपने कपड़े को पेड़ से हटाया तो उसके पास एक बहुत ही सुंदर सरस का फल आकर गिरा। उसने उस फल को उठा लिया और अपने घर ले जाकर एक कोने में रख दिया। रात होने पर वह अपनी बेटी को याद करते हुए सो गई। तभी चमत्कार हुआ और सरस के फल से एक नौजवान निकला। सुबह होने पर बुढ़िया ने अपने घर में एक सुंदर नौजवान को पाया तो वह हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोली, तुम कौन हो बेटा? नौजवान युवक बोला, माँ, मुझे पता है कि आप अपनी बेटी की याद में दिन रात रोती रहती हैं। मैं ड्रैगन से आपकी बेटी को छुड़ा कर लाऊंगा। नौजवान की बात सुनकर बुढ़िया खुशी से बोली, सच बेटा? तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो मेरे लिए देवदूत बनकर आए हो। युवक बोला, मेरा नाम चिंपी है। इसके बाद चिंपी बुढ़िया से आज्ञा लेकर ड्रैगन की तलाश में निकल पड़ा। वह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वह चिंपी से बोला, मुझे पता है वह ड्रैगन कहाँ रहता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर पहाड़ है। पहाड़ के दूसरे छोर पर ड्रैगन की गुफा है। ढलान पर बने उस घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर लगातार 7 रातें और 7 दिन चलकर तुम ड्रैगन की गुफा तक पहुँच जाओगे। उस व्यक्ति को धन्यवाद देकर ड्रैगन की तलाश में चिंपी चल पड़ा। चिंपी के पास जादुई शक्तियां भी थी। वहां उसने देखा कि लाल कपड़ों में एक सुंदरी बैठी रो रही है। चिंपी समझ गया कि वह सिंदूरी है। तभी ड्रैगन अपनी जीभ लपलपाता हुआ वहां आया और सिंदूरी को अपनी पूंछ से मारते हुए बोला, ओ सुंदरी, मत कर इनकार, हो जा विवाह के लिए तैयार।
नहीं तो मैं तुझको दूंगा मार। सिंदूरी गुस्से से बोली, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना डालो। इसके बाद ड्रैगन ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। उसकी जीभ से आग बाहर निकली। आग की गर्मी से सिंदूरी छटपटाने लगी और बेहोश हो गई। यह देखकर चिंपी को बहुत गुस्सा आया। वह मन में सोचने लगा कि ड्रैगन को मारने के लिए मेरी शक्तियां कम हैं। मुझे ड्रैगन को मारने के लिए नई तरकीब ढूंढनी होगी। इसके बाद वो वहां से वापस चला गया। नदी के पास जाकर वह सोच में डूब गया कि सिंदूरी को ड्रैगन से कैसे मुक्त कराया जाए। तभी उसने देखा कि एक घोंघा नदी के पास छटपटा रहा था। चिंपी ने उसे पास जाकर देखा तो पाया कि उसे एक कांटा चुभ गया था। चिंपी ने घोंघे का कांटा निकाला। कांटा निकालते ही उसे राहत महसूस हुई। घोंघा चिंपी से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमको इनाम दूंगा। इसके बाद वह नदी में गया और वहां से एक सुनहरी बांसुरी लेकर आया। घोंघा बोला, इस बांसुरी की सहायता से तुम ड्रैगन को आराम से मार सकते हो। इसके बाद घोंघा समुद्र में चला गया। चिंपी ने उस सुनहरी बांसुरी को अपने ओंठों से लगाया कि मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंजने लगी। चिंपी ने देखा कि सारे पशु पक्षी और पेड़ पौधे बांसुरी की आवाज में थिरक रहे हैं। वे सब तब तक थिरकते रहे जब तक कि चिंपी ने बांसुरी बजानी बंद नहीं की। अब चिंपी को समझ में आ गया कि ड्रैगन को कैसे मारना है। वह उस बांसुरी को लेकर वापस ड्रैगन की गुफा में पहुंचा। सिंदूरी जंजीरों में जकड़ी सो रही थी। चिंपी ने सिंदूरी के ऊपर हाथ फेरा जिससे कि जादुई बांसुरी की धुन का उस पर कोई असर ना हो। इसके बाद उसने बांसुरी को अपने ओंठों से लगाया। जैसे जैसे बांसुरी की तान तेज होती गई वैसे वैसे ड्रैगन उस बांसुरी की धुन पर थिरकने लगा। बांसुरी बजाते बजाते 2-3 दिन बीत गए लेकिन चिंपी के ओंठों से बांसुरी नहीं हटी। अब तो ड्रैगन की जान निकलने को हो गई। उसने चिंपी से कहा कि मुझे छोड़ दो और इस बांसुरी के स्वर से मुक्त कर दो। सिंदूरी को मैं मुक्त करता हूँ। सिंदूरी चिंपी को देखकर समझ गई कि यह बहादुर युवक उसे ही ड्रैगन की कैद से मुक्त कराने के लिए आया है। वह उसकी बहादुरी और अच्छाई पर मुग्ध हो गई। चिंपी ने दया कर बांसुरी बजानी बंद कर दी। लेकिन यह क्या, बांसुरी बंद करते ही ड्रैगन ने अपनी जीभ से चिंगारियां निकालकर चिंपी की ओर उछालनी शुरू कर दी। चिंपी ने बड़ी मुश्किल से उन अंगारों से अपना बचाव किया। अब उसने अपने ओंठों से जो बांसुरी को लगाया तो वह तब तक नहीं हटाया जब तक ड्रैगन नाच नाच कर अपने प्राण नहीं त्याग दिए। उसके मरते ही सिंदूरी की बेड़ियां अपने आप कट गई। चिंपी सिंदूरी को लेकर उसकी माँ के पास लौट आया। अपनी बूढ़ी माँ के गले लगकर सिंदूरी बहुत रोई। वह बोली, माँ, आपको बहुत दुख भरा जीवन जीना पड़ा है लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, अब सब सचमुच ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने सिंदूरी का विवाह चिंपी से कर दिया। वे सभी खुशहाल जीवन जीने लगे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी आलस की कीमत। दिन के 12 बज रहे थे लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर की भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। सोहन, माँ क्या बनाया है? सुमित्रा, पहले जाकर नहा फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया
वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, सुमित्रा अब कहाँ चल दिए? सोहन, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है, तुझे बस सारा दिन यही एक काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिताजी खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था, तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया, इससे पहले वह कुछ बोलती। सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा, सुनो जी, पहले खाना खा लो। कबीरदास, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है, भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे, वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना, शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। सोहन बोला, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीरदास, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है, अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिताजी के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा सोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ये सब पहली बार देख रहा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसके पास के खेत से माधो काका आए। माधो काका, सोहन मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन बोला, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधो काका, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है जो तुझे पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधो काका, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। माधो काका, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधो काका, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर आए
तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास, सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। कबीरदास ने सोहन को बुलाया। कबीरदास, बेटा, अब तो जो नुकसान होना था वो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। सोहन, पिताजी, आप बाकी आधे खेत में यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिताजी के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल बहुत बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी आलस की कीमत।